Namaste and good day, and welcome back to a parenting podcast, Indian born, Aussie bred. In the last episode, we ended on a literal positive note. याद है ना? Finally, इतने सालों के मशक्क़त के बाद, our first IVF round was a positive result. Of course, हमारे खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था. सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था. आज के एपिसोड में हम इस प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में और बात करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. A lot of the podcast is going to be about my parenting journey. Welcome to Indian born, Aussie bred. तो पॉजिटिव ब्लड टेस्ट के बाद हम ऑफ कोर्स ज़्यादा ही कॉशियस हो गए थे. खुद के खाने पीने रहन सहन उठने बैठने सब में. जो लोग प्रेग्नेंट हैं या पहले रह चुके हैं वो ज़रूर रिलेट कर रहे होंगे. कितना हम केयरफुल हो जाते हैं स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में, है ना? और प्रेगनेंसी सालों बाद आईवीएफ जर्नी के इंजेक्शंस और सर्जरी के बाद तो आप समझ ही सकते होंगे और कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते होंगे. खैर, हबी ने पूरा साथ दिया. हेल्दी और टाइम पे खाना, फ्रूट्स खाना, ल्यूट्रल फेज़ के मेडिकेशंस लेते रहना हर रोज़, इंक्लूडिंग वो पिंचिंग वाला ब्रूजिंग वाला इंजेक्शन मेरे एब्डोमेन में, वो भी. ये सब 5-6 हफ्तों तक चलता रहा टू गिव टाइम टू द एम्ब्रियो टू मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी. ओ हाँ, और ब्लड टेस्ट हर वीक होता था to ensure कि HCG levels are rising and doubling to ensure a smooth progression week on week. वो ब्लड टेस्ट वाली नर्स से तो जैसे जान पहचानी हो गई थी. वैसे मेरे हाथ का नस बहुत ही पतला है. काफ़ी नर्सेस को नस ढूंढने में या खून खींचने में डर लग जाता है. पर इतने ब्लड टेस्ट के बाद हम रियलाइज़ किए थे कि जो भी नर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होती थी वो कभी कंप्लेन नहीं करती थी, बल्कि प्राइवेट बिलिंग वाली या इनएक्सपीरियंस्ड वाली पहले ही घबरा जाती थी. तुम्हारा नस कहाँ है? खून देने में पहले प्रॉब्लम हुआ था क्या? एक हाथ से नहीं निकलेगा तो दूसरे हाथ में ट्राई करेंगे, वगैरह वगैरह. एक्सपीरियंस्ड वाली नर्सेज ये सब कुछ नहीं बोलती थी. वो बस कहती थी चिंता मत करो, कुछ नहीं फील होगा, खून नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ बात ही नहीं करती थी. अब याद है ना, हम आईवीएफ के दौरान काफ़ी बार ऑलरेडी ब्लड टेस्ट करवा चुके थे और अब वीकली फिर करवाना पड़ रहा था. तो आप समझ सकते होंगे कि हमको भी पता था कि सही सुई और सही एक्सपीरियंस से खून निकल ही आता है, कोई इशू नहीं होता. ये खून देने का भी एक हफ्ते का एक गज़ब किस्सा है. चलिए उस बारे में थोड़ा सुनते हैं. अब एक बार की बात है, एक नई नर्स आई थी खून लेने. हम वैसे ही घबरा गए. फिर वही क्वेश्चंस, खून आने में प्रॉब्लम होता है क्या, 2 बार ट्राई करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह. हम सोचे दूसरी नर्स हर हफ्ते बिना इशू के निकाल लेती है, पर वो उस दिन दूसरे पेशेंट्स के साथ थी तो हम कुछ बोल भी नहीं पाए. तो कोई उपाय नहीं था तो प्रार्थना करके बैठ गए कि जो होगा देखा जाएगा. अगले ही पल इतना ज़ोर से सुई चुभाई, कोई चेतावनी भी नहीं दिया. हम ज़ोर से चिल्लाए. देखे तो हाथों पे से खून बह रहा है और बाहर नर्स उथल पुथल हो रही है रुई खोजते हुए. हे भगवान, हम समझ ही नहीं पाए ये कर क्या रही थी. एक तो खून निकाली पर ट्यूब भी नहीं लगाई कलेक्ट करने के लिए, और अब और खून के लिए पूछ रही है. हम रो ही पड़े दर्द के मारे. और वो भी बोलती है दूसरा हाथ से अब करना पड़ेगा. हमको इतना गुस्सा और दर्द एक साथ हो रहा था, हम बोले कोई दूसरे नर्स को बुलाओ, पर उसी को करना था. बोली तुम्हारा नस ही छोटा है, हम क्या करें, और हमको बुरा और फील कराने लगी. अब ये पहले के एपिसोड में भी हम बता चुके हैं कि आईवीएफ मेडिकेशंस के साथ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होता रहता है. तो इस हालत में
पहले ही एक औरत का मानसिक संतुलन मेडिकेशंस और आईवीएफ जर्नी के दुख में गड़बड़ाया हुआ रहता है, और ऐसे वक्त में थोड़ा बहुत दर्द या कोई डर जो अपने अंदर हो वो सच हो जाती है, तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा सिचुएशन कुछ ऐसा ही था। शायद उतना दर्द भी नहीं हो रहा था जितना हम डर गए थे और इमोशनली वीक हो गए थे। खैर, दूसरी नर्स फिर से मंगाई क्योंकि हम ठान लिए थे कि इससे नहीं कराएंगे। पर कोई नहीं था, तो वही फिर से दूसरे हाथ से खून निकालने लगी। पर यहाँ का खून रुक ही नहीं रहा था। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था और हम इस सब में फूट फूट के रो रहे थे। खैर, जब दूसरे हाथ से खून इकट्ठा हो गया तो वो दोनों हाथों में पट्टी करके हमको वेटिंग रूम में बैठा दी। बोली, वेटिंग रूम में बैठो जब तक दर्द नहीं जाता। हमको मन कर रहा था कि किसी को बोले इस नर्स के बारे में कि एक प्रेग्नेंट पेशेंट को कैसे ट्रीट करते हैं। तभी वहाँ बैठे हुए एक और लड़की कमरे में आई और वेटिंग एरिया में बैठी। आज तक हमको वो कोई अप्सरा जैसे याद है। वो मेरे पास आके पूछी, क्या हुआ? हम पूरा बताए, पर बोले अभी ठीक है। पर ये लड़की झट से जाके रिसेप्शन पे लड़ पड़ी मेरे लिए। हम तो देखते ही रह गए। मेरे मन में हिम्मत ही नहीं था उन दिनों इतना हल्ला करने का। हालत से काफ़ी हारा हुआ महसूस करते थे। पर उस दिन उस लड़की ने सीनियर स्टाफ को इतना सुनाया और उस नर्स को ढूंढ के लाई, अपोलोजाइज करवाया और बोला कि उससे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम खुश हुए कि चलो कोई तो आवाज़ उठाया इस गलती के लिए जो हम चाह रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे। अंदर से जैसे थोड़ा और विश्वास आ गया इंसानियत पे और वो अप्सरा पे जो बिना जान पहचान के मेरे लिए लड़ पड़ी थी। बाद में पता चला वो भी ब्लड टेस्ट करवाने आई थी क्योंकि वो अपने एग्स फ्रीज करा रही थी फ्यूचर के लिए। उसके पास कोई पार्टनर नहीं था और वो 30+ की हो गई थी। हम दोनों ने थोड़े गप्पे मारे और उसने मेरा बहुत मूड लिफ्ट किया। इस देश में काफ़ी ऐसे किस्से हुए हैं जिससे यहाँ के लोगों का नम्रता और इंसानियत इतना प्यारा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे ही किसी की मदद करें और हमारे बच्चे भी इतने ही नम्र और सहानुभूति सीखें। चलो, ये किस्सा था मेरे जहन में जो हम यहाँ शेयर करना चाहते थे। इतने सारे लो मोमेंट्स में कुछ मोमेंट्स बहुत दिल को छू जाती है, और ये एक बहुत छोटा सा किस्सा मेरे दिल को बहुत छू गई थी उस दिन। पर आगे बढ़ते हैं 6 वीक के स्कैन की तरफ। तो ये 5-6 वीक का अर्ली स्कैन सिर्फ आईवीएफ या क्रिटिकल केसेस में किया जाता है, नहीं तो यूजुअली 8 to 10 वीक्स में जनरल स्कैन्स होते हैं। तो हमारा एक्साइटिंग स्कैन डे बुक हो गया था, एंड दैट टू विथ क्वीन हरसेल्फ, डॉक्टर बर्माइस्टर। वैसे तो उसके काफ़ी अच्छे बड़े टीम हैं और उन दिनों वो अपना नया फैसिलिटी भी बना रही थी सिटी में, तो काफ़ी बिजी थी। So we were surprised that we got an appointment for a scan with the queen herself. ये अपॉइंटमेंट उनके नए बिल्डिंग में था जो कॉलिन स्ट्रीट पे बना था, और वो बिल्कुल कोई पेरिसियन कैफ़े जैसा लग रहा था। आईवीएफ क्लिनिक जैसा तो बिल्कुल नहीं। दोज कलर्स, ब्लैक, वाइट, वेलवेटी ग्रीन, बेबी पिंक्स और गोल्ड का कॉम्बो मेड द होल प्लेस हैव अ वेरी chic फ्रेंच वाइब। तो हम वेट किए फॉर आवर टर्न, एक्साइटेड टू सी आवर बेबी ऑन द स्क्रीन। डॉक्टर बर्माइस्टर अंदर आई and asked how we were going and if we were ready to see our little baby. We were so ready, I can't tell you. तो पहले उन्होंने थोड़ा जेल डाला मेरे टमी पे and she started pulling the probe on the abdomen as the screen lit up. थोड़ा प्रोब को इधर उधर घुमाई और फिर दूसरे डायरेक्शन में पूरा स्कैन किया। फिर अचानक बोली कि वो थोड़ी देर से आती है। हम दोनों काफ़ी नर्वस हो गए थे। Maybe she got another patient to see.
या मे बी समथिंग एल्स दैट शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग इन फॉर अस। ठीक है, हम लोग ज़्यादा नहीं सोचे। ये नेक्स्ट पार्ट हम इंग्लिश में बोलेंगे क्योंकि थोड़े टेक्निकल वर्ड्स है जो हिंदी में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। सो आई होप यूर ओके विद दैट। So, after what felt like a lifetime of wait was probably just 5 to 7 minutes, she entered the room. She held the probe again and asked us to look at the screen. We saw a large black circle and some white scribbles around it, around the circumference. She said that the large black circle was the gestational sac. This is where the baby usually attaches and grows within. But as much as she looked around, she could not find a fetus in there, or the yolk sac. She then moved the probe around as we gaped at the large black screen and the large circle on the screen, completely empty inside. She continued to say that this is a very rare phenomenon and it's called a blighted ovum. It means that the body thinks that it's pregnant, and that's why the HCG levels were rising consistently. And the blood tests seemed going all right. But in fact, it was a false pregnancy, as no embryo was growing inside the sac. This can also be called a chemical pregnancy sometimes. She said we would have to do a cleanup or a clinical abortion, also known as a DNC, which is shortened for dilation and curettage procedure, in which they clean up the uterine lining and scrape and clean and remove all the tissues. Devastated again, but curious as always, I asked, what would happen if this wasn't picked up at the early scan, like for natural pregnancies? How would the parent ever find out? She said, the body will realize after a few more weeks, and a natural miscarriage would have occurred. We could wait for that to happen, or schedule a DNC at the hospital and get the sac out and clean up the space for the next cycle to try again. This whole thing was shocking and devastating for me for the second time in my journey. I just couldn't think how many more hurdles do we have to overcome for one simple outcome. Vese, that day I also learned that miscarriages are more common than we speak of in the open. Stats might say something like 10 to 15% in Australia alone, but actually, the actual stats may be double of that, as most of it goes unreported. The good news, as Dr. Burmeister gave that day, was that we at least now knew that my body is capable of falling pregnant. That's a silver lining I would have never thought of. We listened to her in silence as she delivered good and bad news and her opinions. She said that having a miscarriage tells us that your body is capable of bearing a child, but maybe something was missing so the child would not be healthy even if they were born. Hence, the body eliminates it. I would like for you to remember this as we move on in this journey, because I know amongst many of our family and friends, there's been so many miscarriages before a successful pregnancy, but we never talk about them. But it is important that we remember that with every miscarriage, it was a sign towards a healthy pregnancy, which was just awaiting to come. I, however, thought how clever nature and our body is. How much more we should respect and praise this body that nurtures life as it's nothing short of a miracle, as we learnt again in this journey. दोस्तों, अगर आप या आपके जान पहचान में कोई काफ़ी टाइम से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो प्लीज़ उनसे धैर्य से बात करें। क्या पता उनके जीवन में क्या क्या मुश्किलें आ रही होंगी, जैसे हमारे साथ पग पग में कांटे थे, शायद उनके पथ में भी होंगे।
आगे की कहानी काफ़ी उम्मीद से भरी और प्रोत्साहन से भरी है। आई प्रॉमिस। आशा है कि आप बने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड डे।